उसको याद करते हुए उनकी घटनाओं को याद करते हुए दो भाइयों की कहानी लेकर आ रहे हैं। आइएगा, प्रारंभ है मंगलाचरण। गाना लगा दें। इसकी छपने से होता है भव पार। इसकी छपने से होता है भव पार। प्रभु की वीतराग जिन मुद्रा लख रोम रोम हर्षाय। प्रभु की वीतराग जिन मुद्रा लख रोम रोम हर्षाय। प्रभु की अनर दृष्टि सुपावन हमको ज्ञायक रूप दिखाए। प्रभु की अनर दृष्टि सुपावन हमको ज्ञायक रूप दिखाए। तेरे दर्शन को हम आए, निज में निज की प्रभुता पाए। तेरे दर्शन को हम आए, निज में निज की प्रभुता पाए। चरणा शरण मिल जाए। महाराज अधिराज शैमंकर महाराज अपने राजमंत्री के साथ पधार रहे हैं। आइए महाराज, पधारिए। आइए महाराज, पधारिए। देखिए महाराज, क्या आनंद है, क्या आनंद है। मंत्रीवर जी महाराज। सभा में सभी मंत्रीगण उपस्थित हो चुके हैं। जी महाराज। मंत्रीवर हम यह जानना चाहते हैं कि हमारे राज्य के क्या समाचार हैं। महाराज, आपके राज्य के समाचार? अरे मंत्रीवर जी महाराज, विस्तार से बताए जाएं, क्योंकि कहा गया है विनस जाए वह मंत्री जो मन शंका खाए, और विनस जाए वह कामनी जो आज्ञा से टल जाए। महाराज, आपके राज्य की प्रजा की क्या कहने, बड़े आनंद से प्रभु भक्ति कर रही है। समय समय पर सारी प्रजा का ध्यान दिया जाता है। चारों तरफ आपकी ही जय जयकार हो रही है। प्रजा में किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं है। महाराज, केवल आपके गुणगान कर रही है। आप जैसा राजा तो कहीं हो ही नहीं सकता। अति उत्तम मंत्रीवर, अति उत्तम। जी महाराज। ध्यान रखे प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो पाए। जी महाराज। उन्हें समय समय पर वस्त्र दान, औषधि दान देते रहिए। क्योंकि मंत्रीवर कहा गया है बजे ताली युगल कर से, बजे ताली युगल कर से, यही नियम सदा से है। यदि राजा है प्रजा से तो प्रजा भी राजा से है। महाराज, क्या बात कही। इसलिए है मंत्रीवर, हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। जो आज्ञा महाराज। इस बात का ध्यान रखा जाए। जो आज्ञा महाराज। किंतु महाराज, आप बात करते करते रुक गए हैं। क्या बात है? कुछ उदासी सी छाई है आपके चेहरे पर। क्या विचार कर रहे हैं महाराज? मंत्रीवर, आप तो जानते हैं
कि मैं संपूर्ण राज्य का अधिपति शासक होने के साथ साथ जी महाराज, दो पुत्रों का पिता भी हूँ। हाँ महाराज, ये तो सत्य है। हमारे दोनों पुत्र देशभूषण और कुलभूषण अब शिशुअवस्था को छोड़कर बाल्यावस्था को प्राप्त हो गए। तो महाराज वो तो बहुत अच्छे हैं। कल रोज की ही घटना है मंत्रीवर। वे दोनों राज्य के आंगन में खेल रहे थे। मंत्रीवर, कुलभूषण के हाथ में काठ की गाय और देशभूषण के हाथ में काठ का सिंह था। देशभूषण ने कहा यह गाय मुझे दे दे, लेकिन कुलभूषण ने देने से इनकार कर दिया। मंत्रीवर, जी महाराज, देशभूषण ने जो कहा वह सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। क्या कह दिया? उसका कहना था मेरे पास सिंह है, सिंह। यह जंगल का राजा हुआ करता है। यह ले, मेरे सिंह ने तेरी गाय को मार दिया। मंत्रीवर, जहाँ मैं प्रजा में इस प्रकार का अहिंसात्मक वातावरण जीवंत रखना चाहता हूँ, मेरे स्वयं के पुत्रों में ऐसे हिंसात्मक विचार। मंत्रीवर, यही मेरी चिंता का कारण है। महाराज, किस बात की चिंता? चिंता इस बात की है मंत्रीवर कि अभी तक उनकी शिक्षा दीक्षा का कोई प्रबंध नहीं किया गया, क्योंकि छोटे बच्चे कच्ची मिट्टी के समान होते हैं। उन्हें आज हम जिस सांचे में ढालेंगे उन्हें ढाला जा सकता है, लेकिन एक बार यदि यह मिट्टी पककर तैयार हो गई तो इसे ढालना असंभव हो जाएगा। जरा सी ठोकर लगने पर यह मिट्टी टूट सकती है। इसलिए है मंत्रीवर, मैं चाहता हूँ कि समय रहते दोनों पुत्रों को गुरुकुल भेज दिया जाए। ये तो मेरे मन की बात है महाराज, मन की बात। अरे आपके जो राजगुरु हैं, जो कि अनेकों परसों से आपके पुत्र सभी राजा को शिक्षा अध्ययन के लिए गुरुकुल ले जाते रहे हैं, उन्हीं को क्यों ना याद कर लिया जाए? अति उत्तम विचार। जो क्या महाराज, आप स्वयं जाइए, जाकर के गुरुदेव को आमंत्रित कीजिए। जो आज्ञा महाराज, जाइए। आइए। हे गुरुदेव, पधारिए, पधारिए। आयुष्मान भव। प्रणाम गुरुदेव। हमारे महाराज ने याद किया है। आइए गुरुदेव, आपका राजसभा में स्वागत है। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। यशस्वी भव राजन। कहिए राजन, आज अचानक से मुझे कैसे याद किया? हे गुरुदेव, आपको हमारे मंत्रीवर ने तो बताया ही होगा। मैं चाहता हूँ मैं अपने दोनों पुत्रों को आपके आश्रम में भेजूं। उन्हें सभी जो उत्तम प्रकार की 72 कलाएं कही गई हैं उनमें पारंगत करूं। हे गुरुदेव, मैं चाहता हूं कि आप उन दोनों को अपनी छत्र छाया में लें और संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कराएं। जब वे आगामी समय में इस राज्य के राजा बने तो वह इस प्रजा का पुत्रवत ध्यान रख सकें। अवश्य ही राजन, आपके दोनों राजकुमारों को मैं शिक्षा प्रदान करूं, ये तो मेरा परम सौभाग्य होगा। किंतु राजन, मैं आपके दोनों राजकुमारों को हमारे साथ हमारे आश्रम ले जाऊंगा। समस्त प्रकार की जो 72 कलाएं आपने मुझे बताई हैं, मैं उनको अपने आश्रम से प्रदान करा सकता हूँ। कहने को तो मैं आपके इस राज्य प्रांगण में रहकर भी उनको समस्त शिक्षाओं में पारंगत कर सकता हूँ। किंतु आप तो भली बातें चाहते हैं। यहाँ वो दोनों राजकुमार रहेंगे तो दोनों के लिए उनकी माता तथा पिताश्री का प्रेम शिक्षा ग्रहण करने में बाधा उत्पन्न करेगा। इसलिए मैं आपके दोनों राजकुमारों को हमारे साथ हमारे आश्रम में ले जाना चाहूंगा। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे मुझे स्वीकार होगा। ठीक है राजन। किंतु राजन, याद रहे, आज मैं आपसे एक वचन भी चाहता हूँ। यदि आप मुझे वह वचन दें, उसके पश्चात ही मैं आपके दोनों राजकुमार को अपने आश्रम में ले जाऊंगा। ये गुरुदेव, कैसा वचन? राजन, जब तक मैं आपके दोनों राजकुमारों को समस्त प्रकार की 72 कलाएं, समस्त प्रकार की शिक्षा में पारंगत करूं, उस समय तक आपके महलों से या आपके राज्यपाल से किसी भी प्रकार का कोई समाचार, किसी भी प्रकार का कोई संदेश हमारे आश्रम में नहीं आना चाहिए। किंतु गुरुदेव, उत्सव इत्यादि पर तो हम कुछ वस्तुएं आश्रम पहुंचा ही सकते हैं। नहीं राजन, यदि उत्सव पर तुम्हारे दोनों पुत्र यहाँ पर आए तो हो सकता है कि उनकी शिक्षा में कोई विघ्न बाधा अवश्य पैदा होगी।
इसलिए यदि आप मेरे इस वचन को माने तो ही मैं आपके दोनों राजकुमारों को अपने पास ले जाऊंगा। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। आप जो कहेंगे मुझे स्वीकार है। ठीक है मंत्रीवर जी महाराज। जाइए और देखिए हमारे दोनों राजकुमार कहाँ हैं। चाहता हूँ आइए राजगुरु, मैं आपको साथ में ले चलता हूँ और वहीं से उनको विस्तार करवा दूंगा महाराज। जाइए उधर आइए गुरुदेव। आइए राजगुरु। उधर दोनों पुत्र जो चले गए, धीरे धीरे समय बीता। महाराज चिंतित थे। उसी समय क्या सूचना आती है? महाराज बड़े विचलित थे। अरे महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज जब से हमारे दोनों कुमार महलों से गए हैं, आपके मुखमंडल पर कभी प्रसन्नता नहीं देखी। महाराज आज एक शुभ सूचना लेकर आया हूँ। बताइए मंत्रीवर, बहुत दिनों के बाद कोई शुभ समाचार। अभी दासियों के माध्यम से मुझे पता चला है कि आपके महलों में एक पुत्री ने जन्म लिया। हमारे घर आंगन में पुत्री का जन्म महाराज और हमारे राज्य में खुशियां छाई हैं। वाह 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 मंत्रीवर वाह, सचमुच आपने बहुत ही प्रसन्नता का समाचार दिया है मंत्रीवर। सारे नगर में मिठाइयाँ बंटवाई जाएं, जैसी आपकी बधाइयाँ करवाई जाएं, द्वार चार हों। मंत्रीवर आज हमारा मन बहुत प्रसन्न है। क्यों नहीं होगा महाराज? क्योंकि कहा गया है मंत्रीवर, बेटी घर की आन है, बेटी घर की शान, और जिस घर में बेटी नहीं वह घर है सुनसान। वह घर है सुनसान। वाह महाराज, तो महाराज क्या किया जाए? मंत्रीवर जी महाराज। शीघ्र जाइए और जाकर हमारे दोनों पुत्रों को संदेशा दीजिए कि उनके यहाँ उनकी बहन का जन्म हुआ। क्षमा करें महाराज, क्षमा करें। आप शायद भूल गए राजगुरु की बात। कहा था चाहे आपके राज्य में कुछ भी हो, चाहे मृत्यु हो, चाहे जन्म हो, जब तक उनकी शिक्षा पूर्ण नहीं होगी, आप ना तो कोई संदेशा भेजेंगे ना वहाँ से कोई संदेशा आएगा। क्षमा करें महाराज। मंत्रीवर मैं तो इस बात को विस्मृत हो गया था। अच्छा हुआ जो आपने मुझे याद कराया। जी महाराज। किंतु मंत्रीवर जी महाराज, यह तो बताइए हमारी पुत्री देखने में कैसी? महाराज बिल्कुल राजकुमारी जितनी सुंदर होती है, सुकुमारी उतनी ही सुंदर है, रूपवान है। सारा विश्व देखेगा आपकी जो पुत्री राजकुमारी होगी महाराज। चलिए महाराज। अवश्य मंत्रीवर, गुरुदेव ने नामकरण तो अवश्य कर ही दिया होगा। आपको पता तो है महाराज, आपने ही तो बताया था। हाँ मंत्रीवर, मैंने ही गुरुदेव से कहा था कि मैं अपनी पुत्री का नाम कमलोत्सव रखना चाहता हाँ, कमलोत्सव। जय हो। आइए महाराज। हूं। चलिए मंत्रीवर, अभी देखते हैं। समय बीतता, पुत्री बड़ी हो जाती। रक्षाबंधन का दिन सखियां कुछ चर्चा कर रही हैं। क्या चर्चा हो रही है? क्या वार्तालाप चल रहा है? मान्या, ओ मान्या, कनिष्ठा, ओ कनिष्ठा, कहाँ हो? भूल गई क्या? आज रक्षाबंधन है, भाइयों को राखी बांधने नहीं जाना है क्या? कहाँ हो? अरे अरे क्या हुआ? क्यों इतना शोर कर रही है? जमीन फट गई? आसमान फट गया? क्या हुआ? हमें भी पता है आज रक्षाबंधन है। तू तो ऐसे कर रही है कि वे सिर्फ तेरे ही भाई हैं, हमारे कुछ नहीं है। और वैसे भी रक्षाबंधन की तैयारियां तो करनी ही पड़ती है। राखी लाना, मिठाइयाँ बनाना और खास बात तैयार होना, इसमें देर तो लगती है ना। हाँ, और इस बार क्या सोचा अपने भाई से, क्या उपहार ले रही है? मैंने तो सोचा है मैं अपने भाइयों से 2 सोने के कंगन लूंगी। और मान्या तू? मैं तो एक सोने का हार लूंगी। क्या तुम राखी पे अपने भाइयों से उपहार लेती हो? हाँ तो अरे भाइयों को राखी इसलिए नहीं बांधते कि हम उनसे उपहार ले सके। भाइयों को राखी तो इसलिए बांधते कि वो हमें जीवन में रक्षा देने का वचन दे सके। ठीक है, तू वचन लेना, पर मैं तो सोने का हार लूंगी और मैं तो 2 सोने के कंगन ही लूंगी। ठीक है, तुम देख लो। अब देखो अरे देखो ना, राजा की बेटी के साथ झांक के हमारी छुप छुप की बातें सुन रही है। देख रही है तो सुनने दो, हमारा क्या जाता है।
हाँ वैसे भी उसे रक्षाबंधन का क्या पता, और भाई बहन का प्यार तो वो जानती ही नहीं है। वो क्या जाने भाई बहन का प्यार, उसके तो कोई भाई ही नहीं है। अरे अरे क्या कहा तुमने? मेरा कोई भाई नहीं है, मेरा भाई नहीं, दो भाई हैं। अच्छा तो तुम्हारे दो भाई तो कभी दिखे ही नहीं। अभी विद्या ग्रहण करने के लिए गुरुकुल गए हैं, जब आएंगे ना देखना उनकी 16 वर्षों की 16 राखियां उनके हाथों में बांध दूंगी और पूरा नगर दियों से सजा होगा, किसी दिवाली के त्योहार से कम नहीं लगेगा। हाँ देख लेना। ठीक है। कब आओगे भैया, कब आओगे? देखा मेरी सहेलियां मुझे कैसे चिढ़ाती हैं। अगर आज आप यहाँ होते तो मुझे ऐसे ना चिढ़ाती। हे चिड़िया, तुम तो पूरे वन में वितरण करती हो। तुमने तो मेरे भाई को अवश्य ही देखा होगा। अगर अब तुम उन्हें देखो तो उनसे कहना उनकी बहन उन्हें याद करती है। हे वायु, तुम तो पूरे संसार में वितरण करते हो। तुमने तो मेरे भाई को अवश्य ही देखा होगा। अगर तुम उनसे अब मिलो तो उन्हें कहना कि उनकी बहन उन्हें याद करती है। हे चांद, तुम तो पूरे संसार में भ्रमण करते हो। तुमने तो मेरे भाई को अवश्य ही देखा होगा। अगर अब तुम उनसे मिलो तो उन्हें कहना उनकी बहन उन्हें याद करती है। तो उन्हें कहना उनकी बहन उन्हें याद करती है। याद आ जाती है। अपने के भाई को याद करती करती बहन महलों में चली जाती, महलों में चली जाती, भाई को याद करती। और तभी सुबह हुई। महाराज वहां दरबार में पहुंच जाते हैं। मंत्री अभी नहीं पहुंचा है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि मंत्री पर मेरे आने से पहले सभा में उपस्थित ना हुए हो, पर आज ऐसी कौन सी बात हो गई कि मंत्री जब अभी तक नहीं आए? अवश्य वो राज्य की व्यवस्था देखने गए होंगे। हाँ, महाराज की जय हो,
महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। आइए महाराज मंत्रीवर, आइए। क्या बात है मंत्रीवर? महाराज आज मैं राज भ्रमण की ओर गया था, तभी बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। सारी प्रजा को देखा, बड़ा आनंदित हुआ महाराज। अवश्य अवश्य। एक संदेशा और लाया हूँ, कहो तो बता दूं महाराज? मंत्रीवर, यह भी कोई पूछने की बात है? बताइए मंत्रीवर। अरे बता क्या दूं? संदेशा लाए हो? बता दूं तो बता देता हूँ महाराज, सुनिए। आपके जो दोनों पुत्र महलों से बाहर गए थे शिक्षा अर्जन करने के लिए, गुरुकुल से पत्र आया है, दोनों शिक्षा पूर्ण करके महलों की ओर निकल चुके हैं महाराज। हाँ महाराज। मंत्रीवर, हमारे दोनों पुत्र हाँ हाँ शिक्षा काल पूर्ण कर राजमहल आ रहे हैं? हाँ महाराज। वाह मंत्रीवर, वाह वाह वाह, बहुत ही सुखद समाचार है मंत्रीवर। बहुत ही अच्छा मंत्रीवर, समाचार है महाराज। उनके स्वागत में किसी प्रकार की कोई कमी न रह जाए। मंत्रीवर, बंधनवार बधाए जाए, तोरण द्वार सजाए जाएं, नगर में चारों ओर रंगोलियां बनवाई जाएं, प्रजा में धन धान्य वितरित किया जाए। मंत्रीवर, उनके स्वागत में इस राजमहल को, इस संपूर्ण नगर को इस तरह से सजा दिया जाए कि ऐसे लगे कि आज हमारे राज्य में दिवाली है, दीपोत्सव है। मंत्रीवर, जैसी आज्ञा महाराज, जैसी आज्ञा, मैं यही करूंगा। मंत्रीवर, जैसे ही हमारे दोनों राजकुमार राजमहल आते हैं, मैं अपने बड़े पुत्र को राज सिंहासन पर बैठता हुआ देखूंगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और अपने छोटे पुत्र को युवराज पद पर सुशोभित करना चाहूंगा। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। जी महाराज। चारों ओर यह मुनादी करवा दी जाए कि हमारे दोनों पुत्र राजमहल वापस आ रहे हैं। जैसी आज्ञा महाराज। प्रणाम पिताश्री जी। अरे पुत्री, आओ, कहो पुत्री, क्या बात है? आज क्या है, इतनी धूमधाम से सब लोग इतना खुश हैं, इतनी अच्छी सजावट हो रही है, कोई मेहमान आ रहा है क्या, या आपसे बड़ा कोई राजा आ रहा है? हाँ पुत्री, आज हमारे राज्य में हमसे भी बड़े राजा आ रहे हैं। पुत्री, तुम्हें जिसका इतने वर्षों से इंतजार था, आज वह घड़ी आ चुकी है। पुत्री, हमारे राज्य में हमारे दोनों पुत्र और तुम्हारे दोनों भाई वापस आ रहे हैं। क्या मेरे दोनों भाई वापस आ रहे हैं? सच में? हाँ पुत्री, तुम्हारे दोनों भाई राजमहल वापस आ रहे हैं। सुना आप लोगों ने, सुना? मेरे भाई लोग वापस आ रहे हैं, मेरे भैया वापस आ रहे हैं। पिताश्री जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। पुत्री, यह प्रसन्नता का समाचार ही है। एक काम करो, मैं जानता हूँ तो यही विचार कर रही हो कि तुम्हारे भाइयों पर पहली दृष्टि तुम्हारी पड़े। जी पिताश्री जी। तो ठीक है पुत्री, जाओ, जाकर महल के सबसे ऊपर अट्टाले पर वहीं से अपने भाइयों को निहारना, उनकी आरती उतारना, उन पर पुष्प वृष्टि करना। जी पिताश्री जी। जाओ पुत्री, उनके स्वागत की तैयारी करो। महाराज, मैं एक बात और कहना चाहता था। अवश्य मंत्री। आपके जो राजा हैं, मित्र राजा हैं, उन सभी का संदेश आया था कि आपके दोनों पुत्र विवाह योग्य हो रहे हैं, तो किस कन्या से उनका विवाह करवाएंगे? मंत्रीवर, यह तो बड़ा विचारणीय प्रश्न है, क्योंकि हमारे सभी राजाओं महाराजाओं से मैत्रीपूर्ण संबंध है। जी महाराज। यदि हमने किसी एक राजा को हाँ कह दिया और दूसरे को इनकार कर दिया, तो विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जी महाराज। मंत्रीवर, ऐसा कीजिए कि हम अपने पुत्रों का स्वयंवर रखते हैं। बहुत अच्छा महाराज, बहुत अच्छा। हमारे पुत्र जिस भी कन्या का चयन करेंगे, उसी कन्या के साथ उनका विवाह करा दिया जाएगा। तो क्यों ना महाराज अपने महलों में भी बुलवा लिया जाए सभी राजा महाराजाओं को? अवश्य, सभी को अपने राजमहलों में आने का आमंत्रण दो। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। उचित सम्मान दिया जाए। ठीक है महाराज, और मैं सारे नगर को सजवाता हूँ। ठीक है, दोनों पुत्रों को लेने जाता हूँ। आप उनके पर लाने महाराज, की मैं तैयारी पहचानूंगा कैसे? पहचानना बहुत आसान है मंत्रीवर, क्योंकि जो देशभूषण है ना, वह मेरी परिछाया है। जी महाराज। कुलभूषण दुबला पतला शैतान सा था, लेकिन देशभूषण की कद काठी लगभग मेरे जैसी ही होगी। जी महाराज। आप उसके मुखमंडल को देखकर यह पहचान सकते हैं, यही मेरा बड़ा पुत्र होगा। जी महाराज, तो मैं जाता हूँ महाराज। ठीक है मंत्रीवर, आप हमारे दोनों पुत्रों को लेने जाइए। तब तक मैं राज्य के कार्यों को देखता हूँ। जी महाराज। क्या बात है, क्या आनंद का समय आया है।
हमारे दोनों कुमार महलों में आएंगे, महलों में, और हमारे महलों में खुशियां छाएंगी। देश देशांतरों के राजा महाराजाओं को सूचना देनी चाहिए, सभी राजा महाराजाओं को बताना चाहिए, अपनी अपनी कन्या लेके हमारे महलों में आए और हमारे महलों के अट्टालिकाओं पर खड़े करें। जिनको देशभूषण कुलभूषण पसंद करेंगे उन्हीं से उन कन्याओं का विवाह कर दिया जाएगा। वाह, सारे नगर को सजवाना चाहिए। और मुझे राजा जी ने कहा था मुझे गुरुकुल लेने जाना है। हाँ हाँ, मैं जाता हूँ, गुरुकुल की ओर जाता हूँ और दोनों भाइयों को लेकर आता हूँ। अरे नहीं, ऐसे बहुत अच्छे से। आइए कुमारों, आइए आइए कुमारों, आइए। आओ आओ कुमार। अरे गुरुदेव ने कहा था देशभूषण, अरे वो तो बिल्कुल महाराज के जैसे लगते हैं, वही है देशभूषण, वही है राजकुमारों, आपका स्वागत है। चलिए महलों की ओर चलते हैं। मंत्री जी, जी आप कैसे हैं? आपका स्वास्थ्य तो बहुत प्रसन्न हूँ, स्वास्थ्य भी ठीक है और आपकी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है। अब चलिए महलों की ओर चलते हैं। अवश्य। वैसे भ्राताश्री, मंत्री जी को देखकर ऐसा बिल्कुल प्रतीत नहीं होता कि इनमें कोई परिवर्तन हुआ है। ये जैसे पहले थे वैसे ही आज भी हैं। हाँ कुमारों, सत्य कहा। इनके स्वस्थ रहने का अवश्य कोई राज होगा। चलो आगे चलते हैं। आओ आओ कुमारों, ये देखो, ये हमारा अयोध्यशाला है। अति उत्तम। देखिए कैसा विशाल है। बहुत सुंदर है। आगे चलिए। आगे आइए। ये देखिए, ये हमारा उद्यान है जहाँ सभी पूजा करते हैं। याद आ गई। और ये हमारा पूरा जिन मंदिर है जहाँ प्रभु के दर्शन हुआ करते हैं, चारों तरफ प्रभु के दर्शन हुआ करते हैं। जी माँ, कहिए युवराज। हम जैसा इस राज्य को छोड़कर गए थे, यह राज्य बिल्कुल वैसा ही है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं। संभाला है। हाँ भ्राताश्री, किंतु एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। वह कौन सी? जब से हम इस राज्य की सीमा में आए हैं, मैं देख रहा हूँ कि इन महलों की समस्त अट्टालिकाओं पर राज्य कन्याएं अपने हाथों में पुष्पमाला लेकर क्यों खड़ी कुमारों, क्या विचार कर रहे हो, क्या देख रहे हो? मंत्री जी, हाँ, जब से हमने नगर में प्रवेश किया है, हाँ, एक विशेष चीज देखा। यह मंदिर के चारों ओर अट्टालिकाओं पर किसी के हाथ में दीपक का थाल है, कोई पुष्प वृष्टि कर रही है तो कोई एकटक हमें ही निहारे जा रही है। आखिर क्या बात है? कुम्हारो सुनो, हमारे महाराज के सभी से मैत्री भाव है और सभी से मैत्री भाव है, तो महाराज ने जब संदेशा भेजा तो जिन राजाओं की कन्याएं थी वो कहते थे कि मेरी कन्या से विवाह कराओ, मेरी कन्या से विवाह कराओ, तो महाराज ने तुम्हारा स्वयंवर रख दिया। आप लोग जिस कन्या को वरण करेंगे उसी से आपका विवाह कर दिया जाएगा। ओ, ऐसी बात है? हाँ कुमारो। सुना भ्राताश्री, पिताश्री ने हमारा स्वयंवर रचा है, अर्थात अब हमारे लिए एक सुंदर सी भाभी मां मिल जाएंगे। सुनो, अब मैं अंदर महाराज को बताने जाता हूँ, आप लोग उधर मंत्री चला जाता है। क्षण कैसा आया, जी भ्राताश्री। जब पिताश्री ने यह आज्ञा दी है कि हम दोनों को एक ही कन्या प्रभु जी, एक काम करना, तुम ऐसी कन्या का चयन करना जो हमारे कुल की मान मर्यादा को संभाल सके, अपने से बड़ों का आदर कर सके, अवश्य। तो भ्राताश्री,
यदि आपको विदित हो तो पिताश्री ने यह भी कहा है कि स्वयंवर हम दोनों के लिए चल रहे हैं। तो भ्राताश्री मैं भी आपसे यही कहूंगा कि आप भी अपने लिए जिस कन्या का चयन करें, कुछ बातें विशेष ध्यान रखना कि वह होने वाली इस राज्य की होने वाली अगली रानी होगी और हम सबके लिए प्रभु जी नाथा दृष्टि विराजे अवसरण के बीच प्रभु जी नाथा दृष्टि विराजे गणितपति से तो विद्वारे सब बीच प्रभु दृष्टि विराजे अवसरण के एक से बढ़कर एक दिखाई दे रही हैं और यहाँ तो कुछ चहल पहल भी हमें दिखाई दे रही है। यहाँ पर आपस में वार्तालाप हो रही है, हमारा ध्यान भंग भी हो रहा है। हम किस ओर दृष्टि डालें? एक काम करते हैं, तुम कन्या का चयन ईश्वर करो, मैं ईश्वर करता हूँ। जैसी आपकी आज्ञा। लेकिन ध्यान रहे, जिस भी कन्या का चयन करो मुझे बताना जरूर। अवश्य भ्राताश्री। तो मैं इस ओर जाता हूँ, आप इस ओर जाइए। ठीक है। वाह, वास्तव में प्रभु विराजे अवसरण के बीच प्रभु दृष्टि विराजे और ऊपर से राज्य कन्या देखकर तो मेरा मन विचलित हुआ जा रहा है। अब जैसा कि पिताश्री का आदेश है कि अपने लिए उससे एक सुंदर सी कन्या का चयन भी करना है, किस कन्या का चयन मैं अपने स्वयं के लिए करूं, क्योंकि यहाँ पर एक से बढ़कर एक सुंदर कन्या यहाँ पर खड़ी हुई है। आखिरकार कौन सी सुंदर सी कन्या होगी जो मेरे योग्य होगी? अवसरण के बीच प्रभु जी। वाह, अति सुंदर। वाले की भक्ति करूं झूम के। वाह, सुंदर कन्या को तो मैंने अत्यंत बात देखा। इस कन्या को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो स्वर्ग से स्वयं अप्सरा उतर करके आ गई। इस कन्या को देखकर मेरा मन विचलित हुआ जा रहा है। पिताश्री ने कहा है कि आपके लिए कन्या का चयन करना है, उसी से आपको विवाह करना होगा। तो हाँ, मैं इसी कन्या के साथ विवाह करूंगा, मैं इसी कन्या के साथ विवाह करूंगा। भ्राताश्री मुनि नरपति से सवा सूरज प्रभु जी गरे मुनि नरपति से सवा सूरज प्रभु जी मारे गरे मुनि नरपति से सवा सूरज प्रभु जी। तो अवश्य मैं इसी कन्या के बारे में बताऊंगा। हाँ, यही वह कन्या होगी जिससे मैं विवाह रचाऊंगा। कुलभूषण को यह बात बता। भ्राताश्री, कुलभूषण। अरे भ्राताश्री, मैं आप ही को खोज मैंने वहां जाकर के देखा कि वहां पर एक सुंदर सी सुंदर दिव्य कन्या, उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वर्ग से स्वयं मैं उसी कन्या के साथ अपना विवाह करूंगा। चेहरे पर यह मुस्कुराहट कैसी है? तो ये बात है। किंतु भ्राताश्री, मुस्कुराहट तो आपके चेहरे पर है। तो आप बताइए कि आखिरकार आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? क्या आपने भी हमारे लिए एक सुंदर सी भाभी माँ ढूंढ ली है?
बतलाइए ना। कहाँ है मेरी भाभी माँ? जरा मैं भी तो उनके दर्शन कर लूं, जरा मुझे भी तो पता चले कि मेरे भ्राताश्री की पसंद कैसी है, बताइए ना। अवश्य अवश्य, लेकिन पहले मैं यह तो जान लूं कि तुमने किस दिव्य कन्या का चयन किया। तुम अपनी बीवी को तो पसंद है। एक बार यदि तुम्हारा उस कन्या से विवाह है जिसने हमारे छोटे भाई के मन का हरण किया है। यह तो आपने सत्य कहा है। कहीं आपको बताता हूँ कि मैंने अपने लिए किस दिव्य कन्या का चयन किया है। अवश्य। तो फिर देखिए भ्राताश्री, उस महल के सबसे ऊंचे अट्टालिका पर वह दिव्य कन्या अपने हाथों में आरती का थाल लिए हुए एक तक मुझे ही निहारी जा रही है। मैं उसी कन्या के साथ विवाह करना चाहता हूं। जो महल के सबसे ऊपर अट्टाले पर खड़ी है। हाँ भ्राताश्री। जिसके हाथों में दीपक का थाल है। हाँ हाँ। जो पुष्प वृष्टि कर रही है। हाँ भ्राताश्री, वही कन्या। अरे वह तो तुम्हारी क्या क्या कह रहे भ्राताश्री? नहीं भ्राताश्री, एक बार फिर से दृष्टि डालिए उस कन्या के ऊपर, क्योंकि उस कन्या का चयन मैंने अपने लिए किया है। नहीं कुलभूषण, मुझसे कोई भूल नहीं हो रही है। किंतु भ्राताश्री, उस कन्या को पहले मैंने देखा है। क्या होता है भ्राताश्री? इसका तात्पर्य यही है, क्योंकि आप तो भली बातें जानते हैं, प्रकृति का संसार का नियम हुआ करता है। जिस वस्तु पर आपकी दृष्टि जाए वह वस्तु उसकी हो जाती है। तो भ्राताश्री, उसी नियम के अनुसार उस कन्या को सर्वप्रथम मैंने देखा है। नहीं कुलभूषण, उस दिव्य कन्या का ख्याल हजारों दिव्य कन्याएं हैं यहाँ पर। किसी और कन्या का चयन अपने लिए कर लो, तुम्हारा विवाह उसी के लिए करा दिया जाए। नहीं भ्राताश्री, नहीं, ये कदापि नहीं हो सकता। तो क्या भली बातें जानते हैं, मेरा नाम कुलभूषण है और आप ये भी जानते हैं कि मैं कितना हठी हूँ। एक बार मेरी दृष्टि जिस वस्तु पर पड़ गई वो समझो मेरी हो गई। और भ्राताश्री, उस कन्या से मेरा विवाह होकर रहेगा। आपके लिए बड़ा अच्छा होगा कि आप अपने लिए किसी और कन्या का चयन कर लें। कुलभूषण, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारे शब्द चलिए आइएगा। यदि आप मेरे संकेत को समझ रहे हैं तो मेरी वार्तालाप को भी समझ जाइए, क्योंकि मैंने आपसे एक बार कह दिया है कि उस कन्या से केवल मैं ही विवाह करूंगा। चलिए आइएगा। तो क्यों ना आप अपने लिए किसी दिव्य कन्या, दूसरी कन्या का चयन कर लीजिए। कुलभूषण, क्यों बेकार की जिद पकड़ रखी है? क्यों? कुलभूषण, तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो और क्या कह रहे हो? कुलभूषण, यदि तुम्हारे स्थान पर कोई और होता के बीच प्रभु, और यदि आपके स्थान पर कोई होता तो ना जाने अभी तक मैं उसका क्या कर देता। खामोश! गुरु मुझे प्रीत हो गई। अभी तक तो मैं तुम्हारी नादानियों को छोटा समझकर अपना बनाया तुमने, दीना पर साथ दी तुमने, दीना दिखाया पर। चले जाओ यहाँ से, क्योंकि अब तुम कोई छोटे बच्चे नहीं रहे कि मैं तुम्हें हर छोटी से छोटी बात समझाता रहूं। यही बात मैं आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं भ्राताश्री, कि अब मैं कोई छोटा बच्चा नहीं रहा कि आप अपनी बातें मुझसे मनवाते रहे, आप मुझे आदेश देते रहे और मैं आपकी आज्ञा का पालन करता रहूं। अरे जीवन भर मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया है, किंतु भ्राताश्री आज मैं आपकी इस आज्ञा का पालन नहीं करूंगा। कुलभूषण,
अपने मर्यादा में रहो। मर्यादा को लेकर तो आप कर रहे हैं भ्राताश्री। मैं आपको ज्येष्ठ भ्राता होने के नाते समझा रहा हूं कि आप मेरे रास्ते से हट जाइए, किंतु आप हैं कि आप मेरी बात को मानने के तैयार नहीं हो रहे हैं। तुम्हारे तेवरों को देखकर ऐसे लगता है जैसे तुम मुझसे युद्ध करना चाहते हो। आवश्यकता पड़ी तो मैं युद्ध करने में तैयार हो जाऊंगा। यदि उस कन्या के लिए मुझे आपसे युद्ध करना पड़े तो मैं युद्ध भी करूंगा। बस करो, बस मुंह को बंद कर। क्यों किसको उगले देता है? मिट्टी का ढेला होकर के लोहे से टक्कर लेता है। भूषण, कदाचित तुम यह भूल रहे हो, मैं देश भूषण हूं, जिसने तुम्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाया, युद्ध कौशल के नियमों को सिखाया, और आज तुम मुझे हाथ दिखा रहे हो। दिल में बताया तुमने अपना बनाया तुमने जीना जिन गुरु से आपने शिक्षा को प्राप्त किया सिखाया वही दीक्षा गुरु मेरे भी है। यदि उन गुरुदेव ने आपको कला सिखाई है तो मुझे भी उन्हीं के द्वारा कुछ मैंने भी कलाओं को प्राप्त किया है। उनमें से एक कला ये भी थी, युद्ध करते समय यदि आपके सामने स्वयं का ज्येष्ठ भ्राता हो तो उससे कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। तो भ्राताश्री, यदि उस कन्या के लिए मुझे आपको पराजित करना पड़े तो मैं आपको पराजित करने के लिए भी तैयार हूं। पराजय? अरे बच्चे, अभी दूध के दांत टूटे नहीं और देश भूषण को पराजित करने का भ्राताश्री, तुम जानते हो, मुझे छेदे मुझे भेदे नहीं है तीर में शक्ति, मुझे जकड़े मुझे पकड़े नहीं जंजीर में शक्ति, मुझे जलाने की तपाने की नहीं है आग में शक्ति, और मुझे कसकर सुलाने की नहीं जहरीले नाक में शक्ति। तो भ्राताश्री, एक बात मेरी भी सुन लीजिए। किसी ने बड़ी खूब बात कही है कि हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, क्योंकि हमसे है ये जमाना, जमाने से हम नहीं। भूषण, रचाओ तेरे मैदान किस पर जीवन बनाओ, तुम्हें दिल में बसाया तुम्हें अपना बनाया, तुम्हें जीना सिखाया पारस तुम्हें बसाया तुम्हें अपना बनाया। यहाँ कृपाणों की बाजार नहीं मिष्ठानों का, क्योंकि बकरी जो मैं करती है, गले छुरी चलवाती है, मैं ना पिंजरे में रहती है ना हकी मारी जाती है। ना बनाया तुमने जीना सिखाया पारस, ना तेरी जीना सिखाया पारस। क्योंकि जब ये समंदर विशाल का रूप लिया करता है तो आंधी तूफानों से सारी प्रकृति को, सारे संसार को नष्ट करने की क्षमता रखता है। इसलिए भ्राताश्री, आप यही समझिए कि आपके समक्ष, आपके सामने एक विशाल का समुद्र खड़ा हुआ है। यदि आप उस कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो आइए और सामने कीजिए इस कुलभूषण का। यदि इस युद्ध में आपकी विजय हुई तो वह दिव्य कन्या आपकी, और यदि आपकी पराजित हुई तो उस दिव्य कन्या के साथ मेरा विवाह होगा। अरे मूर्ख, विनाश काले विपरीत बुद्धि, यदि तू यही चाहता है मैं तुझसे युद्ध करूं, बाहुबली स्वामी बस दिव्य कन्या किसकी होगी? बाहुबली हो जाए तो हाथ। आइए, मैं चुनौती देता हूं आपके लिए, आइए आजा और कुलभूषण से युद्ध कीजिए। कुलभूषण, अपने विनाश को तुमने स्वयं निमंत्रण दिया है। कदाचित कोई मुझे दोष न दे कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। आजा भ्राताश्री,
मुझे लगता है कि आप मुझे देख करके वैसे ही चिंतित हो रहे हैं, क्योंकि आपने युद्ध की घोषणा तो पहले कर दी है और मुझे लगता है कि आपने अपने आप के लिए विजय घोषित गड़बड़ करना इसलिए भ्राताश्री आइए पहले युद्ध कीजिए, उसके बाद युद्ध की घोषणा कीजिए। ठीक है कुलभूषण, गड़बड़ करना है। देर में पता चल ही जाएगा। तो फिर आइए भ्राता, आजा आइए। ये ले गड़बड़ आजा ये ले संभाल देश भूषण का बार। ये ले अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? हटो दोनों एक दूसरे के सामने से। ये क्या कर रहे हो देशभूषण, ये क्या कर रहे हो कुलभूषण? मैं तो दूर से देख रहा था, मैं तो सोच रहा था, विचार कर रहा था कि दोनों युद्ध अभ्यास कर रहे हो। अरे तुम दोनों के ये बाजुओं से लहू बहता हुआ देखकर मैं क्या समझूं? बस कीजिए। सर्वप्रथम आप ये बताइए कि किसने आपको अधिकार दिया है इस प्रकार से हम दोनों भ्राताओं के बीच में आने का? मंत्रीवार, क्या आप नहीं जानते कि दो सिंहों के बीच कभी नहीं आते? नहीं नहीं पुत्र, तुम कैसे बात कर रहे हो युवराज? अरे मैं तुम्हारे पिता का मंत्री हूँ और तुम सबको शिक्षा देने वाला, तुम सारे राज्य में देख रेख करने वाला, और मुझसे पूछते हो मैं बीच में क्यों आया? क्षमा कीजिए मंत्रीवर, हम क्रोध में इतने हो चुके हैं कि हम ये भूल चुके हैं कि आप हमारे कौन हैं। उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, किंतु मंत्री काका आप ही हमारा निर्णय कीजिए। एक आप ही है जो हमारा निर्णय कर सकते हैं। आप युद्ध का कारण जानना चाहते हैं? हाँ बताओ मुझे, युद्ध किस कारण हो रहा था? क्या बात है जिसके कारण दोनों भाई खून के प्यासे हो गए हैं? तो जाइए मंत्री, जाइए और बहुत सी से, क्योंकि युद्ध का कारण ये है। देशभूषण बताओ ये युद्ध हो रहा था, मुझे भी तो पता चले। मैंने युद्ध कभी नहीं चाहा, इसी कारण की वजह से यह युद्ध क्या कर रहे हो? अरे यही तुम्हारी कोई इच्छा है जो तुम एक दूसरे के लिए खून के प्यासे हो रहे हो। अरे मुझे भी पता चले तुम युद्ध किस कारण से कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मुझे भी तो बताओ। गुरुकुल की शिक्षा, अरे गुरुकुल में हमें जो शिक्षा प्रदान की थी, सारी शिक्षा का, सारी मर्यादा का पार इस दुष्ट ने कर दिया है। देशभूषण तुम बड़े हो, बताओ ये किस कारण से युद्ध हो रहा है, मुझे भी तो पता चले। ठीक है मंत्रीवर, यदि आप जानना ही चाहते हैं तो मैं आपको बताता। मैं पहले यह जानना चाहता हूँ मंत्रीवर कि हम दोनों में बड़ा कौन है? तुम हो, बड़े तुम ही हो, और ये तो छोटा है। यदि किसी का विवाह सर्वप्रथम होगा तो किसका होगा? तुम्हारा होगा। देशभूषण तुम्हारा होगा। तो मंत्रीवर, मैंने जिस दिव्य कन्या का चयन अपने लिए किया है, यह कहता है कि विवाह ये करेगा। एक बात बताइए, आप तो भली बातें जानते होंगे कि संसार के नियम हुआ करता है। जिस वस्तु पर आपकी प्रथम दृष्टि जाए वह वस्तु आपकी हो जाया करती है। जिस कन्या की बात भ्राताश्री कर रहे हैं, उस कन्या को सबसे पहले मैंने देखा था, और उस कन्या को देख करके मैंने मनी विचार भी कर लिया। उस कन्या से मैं विवाह करना चाहता हूँ। रुको दोनों रुको, पहले मुझे बताओ वह कन्या है कौन? मैं भी तो देखूं जिसके लिए दोनों भाई खून के प्यासे हो गए हैं। आप जानना चाहते हैं कि हम किससे विवाह करना चाहते हैं? हाँ बताओ। तो देखिए मंत्री काका, देखिए
उस महल के सबसे ऊंचे अट्टालिका पर अपने हाथों में आरती का थाल लिए हुए एक टक हमें ही निहारी जा रही दिव्य कन्या, उसी कन्या से हम विवाह करना चाहते हैं। क्या वो दिव्य कन्या? हाँ मंत्रीवर, वही दिव्य कन्या जो महल के सबसे ऊपर अट्टाले पर है, जिसके हाथों में दीपक का थाल है और एक टक हमें ही निहार रही है। वो दिव्य कन्या जिसके हाथों में दीपक का थाल है? हाँ वही दिव्य कन्या, वही दिव्य कन्या जो तुम्हें निहार रही है? हाँ मंत्री काका, वही दिव्य कन्या। हे भगवान, काका क्या हुआ जी? उठिए, क्या बात है मंत्री जी? कुछ नहीं कुमारो, चलो अब तो मैं वृद्धता की ओर हूँ, कभी कभी चक्कर आने लगते हैं। चलो महलों की ओर चलते हैं, सारी बातें महाराज के पास ही करेंगे। नहीं मंत्री जी, यूं अकस्मात आप मूर्छित हो गए? जरूर आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं। बताइए मंत्रीवर, क्या बात है? आखिर हमने ऐसी कौन सी अनुचित बात कह दी कि जिसे सुनकर आपको मूर्छा आ गई? अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो कुमारो, महलों में चलते हैं। मैं तो वैसे ही बूढ़ा हो चुका हूँ, कोई बात नहीं। नहीं काका नहीं, गुरुदेव ने जो हमें शिक्षा प्रदान की है उसमें एक कला ये भी थी कि हम व्यक्ति का चेहरा देख करके समझ जाते हैं, उसका चेहरा पढ़ जाते हैं, उसको समझ जाते हैं कि उसके मन में क्या विचार चल रहे हैं। बताइए मंत्रीवर। और इस समय आपका चेहरा ये बता रहा है कि आप अवश्य हमसे कुछ छुपा रहे हैं। कुलभूषण, तुम दोनों जो बात में छुपा रहे हो नहीं छुपाओगे। जो कहना चाहता हूँ नहीं कह पाऊंगा मैं भी। मंत्रीवर, हम क्षत्रिय हैं और मैं क्षत्रिय ही किस काम का जो सच्चाई को ना सुन सके? आप संकोच होकर कहिए मंत्रीवर, आखिर बात क्या है? कौन है वह दिव्य कन्या? काका बताइए, आखिर कौन है वो दिव्य कन्या जिसे देखकर क्या मूर्छित हुए हैं? वो दिव्य कन्या और कोई नहीं, तुम्हारी अपनी छोटी बहन। वो तो दिव्य कन्या तुम्हारी छोटी बहन है। कह दीजिए कि यह झूठ है, कह दीजिए कि यह झूठ है। नहीं मंत्रीवर, हमें अच्छे से ज्ञात है कि जब हम गुरुकुल गए थे हमारी कोई बहन नहीं थी, कोई बहन नहीं थी मंत्रीवर, कोई बहन नहीं। गुरुकुल गए थे तब कोई बहन नहीं थी, लेकिन कुछ समय बीता और आपके महाराज के महलों में एक कन्या का जन्म हुआ। पर गुरुदेव ने कहा था ना कोई पत्र आएगा ना कोई संदेश आएगा, इसलिए आपको कोई सूचना नहीं दी गई। क्या हो गया हमसे? क्या हो गया? अरे मंत्रीवर, एक बार तो हमें सूचना दी होती आपने। अरे राज्य से एक छोटा सा संदेश हमें भिजवा दिया होता। आप नहीं जानते कि आपकी वजह से आज हम दोनों भ्राताओं ने कितना बड़ा पाप कर दिया है। मंत्रीवर, एक बार तो हमें बताया होता, एक संकेत तो दिया होता, यहाँ तो ये पाप तो ना होता। कैसे देते? राजगुरु का कहना था ना कोई पत्र आएगा ना जाएगा, तो मैं कैसे संदेश देता कुमारो? ये बताओ ना मुझे। मन तो करता है मंत्री जी अब स्वयं का घात कर दूं, स्वयं का घात कर दूं। मैं जीना नहीं चाहता। अरे ये क्या बात कर रहे हो कुमारो? घात करना, पंचेंद्रिय पाप करना, विचार लाना भी पंचेंद्रिय पाप करना है? नहीं, ये पाप नहीं करना आपको। चलो महलों की ओर चलते हैं। नहीं मंत्रीवर, अरे कौन सा मुंह लेकर के महलों में जाए?
अरे कौन सा मुखड़ा अपने माता पिता को दिखाएंगे? अरे जरा उसी बहन के बारे में तो सोचो। जब उसे ये पता चलेगा कि ये मेरे बड़ी भाई है, जिनके मन में उसके प्रति बड़ा के भाव थे, सोचिए मंत्रीवर, सोचिए कितनी आत्मग्लानि होगी उसे। सही कहा मंत्री जी आपने कि आत्मघात करना पंच इंद्रिय जीव की हत्या के समान होता है। इसीलिए अब हम आत्मघात नहीं करेंगे, अब हम अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे। हाँ, अपनी आत्मा का कल्याण। कुमार तुमने कहा क्या बहन को मुंह दिखाऊंगा? अरे कौन कहेगा और आत्मा का कल्याण? ये आपके बस की नहीं कुमार, ये बहुत बड़ा तप है, इसे नहीं कर पाओगे आप। मंत्रीवर, अब हम दिगंबरी दीक्षा धारण करेंगे। दिगंबरी दीक्षा धारण करके ही हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। अरे सुनो कुमारो, कहाँ रहोगे? क्या खाओगे? क्या पियोगे? अरे तुम राजकुमारों की तरह रहने वाले कहाँ जंगलों में भटकोगे? कोई सुविधा नहीं मिलेगी। चलो महलों की ओर चलते हैं। मंत्रीवर, धरती जिसका बिछौना हो, अंबर जिसका ओढ़ना, जिन वाणी की मीठी वाणी उसकी बहन हो, पशु पक्षियों का कलनाद उसके भाई बंधु मित्र सखा हो, भला उसे किसी प्रकार की क्या चिंता और क्या कहा? हम जंगलों के परिसर नहीं सहन कर पाएंगे। मंत्री जी, तड़प कर मर जाए वह शेरनी, पर घास नहीं खाती। सोने को लाख तपा लो, पर उसकी चमक नहीं जाती। त्यागी जब चल पड़ते हैं त्याग मार्ग पर, तो दुख अपार आए, उन्हें भोगों की याद नहीं आती। अरे मत करो ऐसा। ये क्या सोच रहे हो? क्या विचार कर रहे हो? क्या कर रहे हो? माता पिता क्या कहेंगे? वो बहन जो इंतजार कर रही है 16 वर्षों से, वो क्या सोचेगी? मंत्री जी, यह विचार हमने भी किया। जब हम पिताश्री के समक्ष पहुंचेंगे और उन्हें ज्ञात होगा कि हम अपनी बहन के बारे में कैसे विचार रखते हैं, तो वह पिता क्या विचार करेंगे? वो यही सोचेंगे ना, इससे अच्छा हमारा सिंहासन सुना होता। माता भी यही विचार करेगी, इससे अच्छा तो मैं बांझ होती। अरे जिस रोज बहन को मालूम होगा वह विचार करेगी कि दोनों भाइयों के होते हुए क्या मैं सुरक्षित हूँ? नहीं मंत्री जी, नहीं। कुमारू मत करो ऐसा, मत करो। मैं महाराज के पास जाता हूँ, मैं अपनी बहन को लेकर आता हूँ। सुनो महाराज, चलो बेटी, तुम्हारे भाई दोनों बन की ओर जाने के लिए तैयार हैं। जाओ देखो लोगों ने। क्या हुआ भैया? इतने साल बाद आए हो और मुझसे मिलते हुए भी नहीं जाओगे? आइए आपकी कलाई पे राखी बांध दूं। अब हाथ इस योग्य नहीं रहे। किन हाथों पर तुम राखी बांध सको? यह अपवित्र हो गए हैं। इन हाथों को तो काट कर फेंक देना चाहिए। लेकिन क्या करें, व्यवस्था है। अब इन्हीं हाथों से हमें मालाएं फेरनी है, स्वाध्याय करने हैं। मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी भैया। सुना राखियां रख रखी है और वो रोज रही है, लेकिन दोनों बस किसी भी पल में वैरागी उपज सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को जज सकता है। जीवन के किसी भी पल में वैरागी उमड़ सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। क्या कर रहे हो? रोको कमलो, सब रोको भाइयों को। भैया मुझे सब समझ आ गया है, आपसे बस एक भूल ही तो हुई है। आप मुझे सिर्फ समझाने आए थे कि मैं किस मोह माया में बंधी हुई हूँ। मैं भी आपके साथ ये सब मोह माया को छोड़कर चलना चाहती हूँ। आप जिस राह पे जाएंगे मैं उस राह पे जाना चाहती हूँ। और दोनों भाई निकल जाते हैं धीरे धीरे, चल देते हैं। बहन भी पीछे से चल देती है।
हे भगवान, ये दोनों जा रहे हैं। कहीं दड़पड़ने की विरक्ति, कहीं मृतक रागी, बिन कारण चालेता, वे जन्म क्या जागे, मेरे ग्रंथ दोनों भाइयों की घटना संसार में रहकर प्राणी अभी बहुत सुंदर और इस सुंदर दृश्य पर हमारे सुभाष जी